नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से खबर की ईडी में गायत्री प्रजापति के मैनेजर की पेशी का यह मामला है। ईडी ने आज मैनेजर ब्रज भवन चौबे को मुख्यालय तलब किया है। 12 अक्टूबर को ईडी के बुलावे पर नहीं पहुंचे थे ब्रज भवन चौबे और जान को खतरा बताकर ईडी में जाने से ब्रज भवन चौबे ने इनकार कर दिया। आज फिर होगी ईडी में ब्रज भवन चौबे की पेशी। आज ब्रज भवन दे सकता है गायत्री की बेनामी संपत्ति का ईडी को ब्यौरा। तो ये गायत्री प्रजापति का मैनेजर है और ईडी को एक तमाम जानकारियां दे सकता है। गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे और इन पर कई मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। फिलहाल गायत्री प्रसाद प्रजापति के मैनेजर को आज ईडी के सामने पेश होना है और ईडी के सामने कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी दे सकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण होंगी। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज ब्रज भवन ईडी के सामने क्या पेश होगा और पेश होगा तो कितनी अहम जानकारियां उसके पास हैं? देखिए, जो गायत्री के मैनेजर था उसने खुद जो है पत्र लिखकर ये आग्रह किया था कि उससे पूछताछ की जाए। वो क्योंकि वो उसने बताया था कि उसको सारी जानकारी है गायत्री प्रजापति के जो भी फर्जीवाड़ा था उसके बारे में वो सब कुछ जानता है। और उसने खुद ये दरख्वास्त की थी ईडी से कि वो जो है गवाह बनना चाहता है, इनके बारे में सारी जानकारी देना चाहता है। तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मददगार होंगी इन सब सारी जांचों में जो भी गायत्री प्रजापति के खिलाफ ईडी कर रही है। और ऐसे में जो है आज पूछताछ होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ी जानकारी हाथ लगेगी ईडी के, जिससे जांच में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि गायत्री प्रसाद प्रजापति के ऊपर कई तरह के मामले चल रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जब मामले सामने आना शुरू हुए, खनन घोटाले मामले आना शुरू हुए, कई बेनामी संपत्तियों का जिक्र था। क्या इसके पास, इस ब्रज भवन के पास तमाम वो जानकारियां हैं? देखिए, निश्चित रूप से ब्रिज भवन के पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई हैं, क्योंकि ब्रिज भवन ही सारा काम धाम गायत्री प्रजापति का संभालते थे। और चूंकि गायत्री प्रजापति महत्वपूर्ण पद पर रहे, महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे, खनन विभाग इनके अधीन था और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया खनन विभाग में, उससे अवैध संपत्ति बनाई गई, तमाम जो है लेन देन हुआ रुपयों का। तो ये सारी जानकारियां ब्रिज भवन के पास हैं और ये ईडी को देंगे और निश्चित रूप से ईडी को इससे बहुत सारी मदद मिलेगी जांच में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से एक और खबर कि यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन पर फिर एक बार सवाल उठ रहे हैं। दिल के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन डेबुटामीन 50 mg जांच में फेल हो गया। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने सीएमओ सीएमएस को दवा पर रोक लगाने को कहा। प्रदेश के अस्पतालों में 1 साल तक मरीजों को लगाया जाता रहा मानक विहीन इंजेक्शन। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन को 1 साल बाद मानक विहीन इंजेक्शन होने का पता लगा। 19 जुलाई 2019 को ही खरीद, 17 अक्टूबर 2020 तक चलता रहा प्रयोग। आखिर खरीद के समय ही क्यों नहीं होती दवाओं के मानकों की जांच? पिछले 2 सालों में करीब 1.5 दर्जन भर दवाओं के नमूने फेल हो चुके हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों से रिकवरी और एफआईआर कब? फेल हुए ज्यादातर दवाओं की खरीद पूर्व एमडी के समय में हुई। अभी हाल ही में एक बड़े जिले की डीएम बनी है पूर्व एमडी और 3 साल तक मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में रहने के बाद बड़ा जिला कार्रवाई के बजाय गंभीर सवालों के बाद भी बड़े जिले की जिलाधिकारी बना दी गई। आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, 1 साल तक मानक विहीन एक इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता रहा जो कि हार्ट पेशेंट्स को लगाया जाता है। ऐसे में सिर्फ ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई तरीके के सैंपल्स, कई तरीके की दवाएं जो कि यूज की जाती रही और बाद में मानकों के स्तर पर वो फेल साबित हुई। क्या चल रहा है अंदर खाने? देखिए, निश्चित रूप से इसको अगर कहा जाए कि भ्रष्टाचार का दुस्साहस किया जा रहा है, खासकर स्वास्थ्य विभाग में, मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है दवाओं के नमूने उत्तर प्रदेश में लगातार फेल हो रहे हैं, लंबे समय से जो है कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में ये लचर व्यवस्था है, अधिकारियों की जो है मनमानी है, क्योंकि लगातार जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचने वाली बात है और हैरान करने वाली कि सब कुछ जानने के बाद भी जो है कोई जिसकी जो है जांच परख नहीं होती है। लगातार कमीशन के चक्कर में जो है निम्न स्तर की घटिया क्वालिटी की दवाओं की खरीद हो रही है और बाकायदा उनकी सप्लाई कर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक हमसे जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र के नाम संबोधन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। उससे पहले एक दो बार और किया था और उससे पहले आपको याद होगा कि नोटबंदी के दौरान किया था। लेकिन आज एक बार फिर से शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक जो फेरबदल देखा जा सकता है, अब तक राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री के रहे वो शाम को 8 बजे रहते थे, लेकिन आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे शाम 6 बजे, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार देश के नाम संबोधन दिया है और हर बार किसी न किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपना संबोधन दिया है। लेकिन इस बार अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जानकारी दी है तो वो आज शाम 6 बजे देश के नाम संबोधन देंगे, देश का नाम संदेश देंगे जी। ऐसे में अब ये इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस वक्त जिस तरीके से कोविड को लेकर के एक बड़ी कामयाबी भारत के हिस्से आई है, लगभग 50% तक कोविड के आंकड़े कम हो चुके हैं या गिर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी हो सकता है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन दे और आगे किस तरह से लड़ाई जानी है इसको लेकर के जो है करें। या फिर इस वक्त जो है दुनिया के कुछ खास करके पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, उसमें से भी कुछ अहम मसला हो सकता है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे सकते हैं। तो ओवरऑल अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा सा मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है और इसको लेकर के जो है अब देखना होगा कि आखिर क्या प्रधानमंत्री इसका संबोधन देते हैं और क्या मुख्य मुद्दा हो सकता है। तो अभी फिलहाल कयास ही लग रहे हैं कि मुद्दा क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक तय नहीं है कि मुद्दा क्या है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि मोदी शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे और ये उनका 7वां संबोधन होगा। इससे पहले 6 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। आपको याद होगा कि राष्ट्र के संबोधन के जरिए ही उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था, अनलॉक का ऐलान किया था, इसी के साथ लॉकडाउन का जो ऐलान था वो भी राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए था। तो राष्ट्र के नाम संबोधन बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के वो देश से रूबरू हो रहे हैं जिसमें देश को विश्वास में लेना बेहद जरूरी है। तो ये देखना होगा कि आखिर अभी क्या पिछले कुछ समय में अगर देखें है। ब्रजेश, काफी जरूरत महसूस भी हो रही थी, चाहे वो किसानों के मुद्दे की हम बात कर लें या दूसरे मुद्दों की बात करें या कोरोना को लेकर भी अगर देखें, तो लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री ने कोई संबोधन राष्ट्र के नाम नहीं किया, मन की बात के जरिए वो मुखातिब होते रहे। तो क्या यही कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर खासतौर से प्रधानमंत्री का कहना होगा? क्योंकि अब देखिए, पिछले कुछ दिनों में कोरोना बहुत हद तक नियंत्रण में आया है, आपने भी इस बात का जिक्र किया, लगभग 50% पे हम डाउनफॉल में देख रहे हैं अभी ग्राफ को। इसको लेकर प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि देखिए, हमने कंट्रोल किया और अब जरूरत है कि आप लोग इस ड्राइव को आप आगे लेकर जाएं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस वक्त जो है उन्होंने ऐलान किया था कि अब लॉकडाउन आएगा, लॉकडाउन होना जरूरी है और देश से अपील किया था कि पूरा देश इसका समर्थन करे, क्योंकि आपदा की घड़ी है और आपदा की घड़ी में अगर हमने कदम नहीं उठाए जरूरी तो देश कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो आपदा की आग में झोंक दिया जाएगा। तो उस वक्त उन्होंने देश को संबोधित किया था। इसके बाद जब अनलॉक किया तब भी उन्होंने देश का संबोधन दिया जो है। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमेशा देश को विश्वास में लेते रहे हैं प्रधानमंत्री, और एक बार फिर उनका संबोधन है तो कयास लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान उनके जरिए होने जा रहा है, कोई अपील उनके जरिए होने जा रही है, जिस अपील के जरिए वो पूरे देश को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं। अपना कोई बड़ा कदम, ये भी हो सकता है कोई बड़ा कदम अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, जो चौंकाने वाला भी हो सकता है। तो वो क्या कदम होगा, अभी फिलहाल इसके कयास ही लग रहे हैं। हो सकता है कुछ देर बाद खुद प्रधानमंत्री ट्वीट के जरिए इस पूरी तस्वीर को साफ करें जो है कि आखिर क्या मुद्दा हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस बात के सिर्फ कयास ही लग रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री का राष्ट्र का नाम संबोधन है, तो संबोधन के मायने क्या होंगे, संबोधन की वजह क्या होगी और क्या मुद्दा होगा, अभी इस पर सिर्फ कयास ही लग रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए ब्रजेश और बात करने के लिए। तो शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाथरस कांड में सीबीआई जांच तेज हो गई है। एक बार फिर घटना स्थल पहुंची सीबीआई की टीम। घटना स्थल पर छानबीन कर रही है सीबीआई की टीम। सीबीआई की टीम ने बीते दिन आरोपियों से पूछताछ की थी। तो एक बार फिर से घटना स्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। तो घटनास्थल पर छानबीन कर रही है सीबीआई की टीम। तो एक बार फिर से घटनास्थल पर सीबीआई की टीम पहुंची है। कुछ अहम सुराग हो सकते हैं क्योंकि कल आरोपियों से पूछताछ हुई थी, जेल के अंदर मुलाकात हुई थी और उसके बाद आज घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा क्लू जरूर मिला जिसकी जरूरत पहुंची कि घटनास्थल पर एक बार फिर सीबीआई की टीम पहुंची है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जरूर सीबीआई के हाथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा लगा है जिसके आधार पर सीबीआई एक बार फिर से उसी ग्राउंड पर पहुंची जिस ग्राउंड पर वो घटना घटी थी। तो मौका वारदात पर पहुंची है सीबीआई की टीम एक बार फिर से। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि सीबीआई की टीम एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंची है जहां पर उस घटना को बताया गया कि वो घटना घटी। पीड़िता के साथ जहां पर जबरदस्ती की गई या फिर उसकी हत्या की गई, हत्या करने की कोशिश की गई, वहां पर एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मुलाकात की थी आरोपियों के साथ सीबीआई की टीम ने और उसके बाद आज सुबह यहां पर पहुंची। अभी कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम उस खेत में पहुंची है जहां पर पीड़िता के साथ वो पूरी घटना घटी। उसकी जांच और तेज हो गई है। फिलहाल एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम, जो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाथरस कांड से जुड़ी हुई ये तस्वीर एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। सीबीआई की जांच तेजी के साथ चल रही है अब तक, क्योंकि पहले दिन जब सीबीआई की जांच शुरू हुई थी तो घटनास्थल पर पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण था और सीबीआई की टीम ने सीन रिक्रिएट किया था। उसके बाद पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात हुई, आरोपियों के घर वालों से मुलाकात हुई, पीड़िता के डॉक्टर्स जो अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज के अंदर थे उनसे मुलाकात हुई और कल 8 घंटे तक आरोपियों से भी पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। और अब आज की जो जांच है उसकी शुरुआत हाथरस से हुई है, उसी घटनास्थल से जहां पर पहली बार पहुंची थी सीन रिक्रिएट करने के लिए सीबीआई की टीम। तो एक बार फिर से उसी जगह पर बहुत हद तक महत्वपूर्ण है ये दोबारा से पहुंचना, क्योंकि सीबीआई को अब तक की जांच में या कल आरोपियों से पूछताछ में जरूर कुछ ऐसा हासिल हुआ है जिसके आधार को एक बार फिर से या तो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए या एक और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। तो हाथरस से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। हाथरस कांड में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। हाथरस से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये सीबीआई की टीम की। सीबीआई की टीम उस घटना स्थल पर अभी मौजूद है जहां पर यह पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना पीड़िता के साथ घटी थी। तो एक बार फिर घटना स्थल पर पहुंची है सीबीआई की टीम। चलिए अब बात करते हैं अनलॉक की, क्योंकि जिस तरीके से कक्षा 9 से 12 तक यानी कि क्लास 9 to 12 जिस तरीके से अनलॉक किया गया और बच्चों को स्कूल लाया जा रहा है अब, हालांकि उनके पेरेंट्स की मर्जी के साथ, तो ऐसे में बात करना जरूरी है कि स्कूल के अंदर माहौल कैसा है, स्कूल क्या इतने सेफ है। इसीलिए बात करने के लिए इटावा से हमारे साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भावना सिंह जुड़ गए हैं। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले मेरा जो सवाल, जिस बात का जिक्र मैंने अभी किया कि जब स्कूल्स अनलॉक होते हैं, कॉलेजेस अनलॉक होते हैं, तो सबसे ज्यादा माँ बाप को चिंता इस बात की होती है कि मेरा बच्चा अगर घर से बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, तो कम से कम सुरक्षित रहना चाहिए।
और ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल की ज्यादा हो जाती है कि वो ये पेरेंट्स को आश्वासन दें और वो पूरा भरोसा दिलाएं कि आपका बच्चा अगर हमारे स्कूल के प्रेमाइसेस में है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जरा एक बानगी आप इस बात को जिक्र करें और इस बात को बताएं कि कैसे सेफ हैं बच्चे स्कूल के अंदर। जब जैसे प्रशासन के हमारे पास आदेश आए हैं, हमने वही आदेश पूरे तरह से पालन किए हैं और हम लोगों ने पूरे स्कूल को सैनिटाइज कर दिया है। और जैसे पेरेंट्स के कंसेंट के हिसाब से ही हम लोग बच्चों को ले रहे हैं। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी है। जैसे जमीन पे जैसे गोले बनाने को कहा गया है वैसे हमने किया है। हमने अपने बच्चे को पूर्ण तरह से सुरक्षित माहौल उसको देने की कोशिश करी है और ये हम बिल्कुल दावे से कह सकते हैं कि अगर हमारे स्कूल में सारे बच्चे जैसे सरकार के आदेश हैं जैसे आएंगे वो पूर्ण तरह से सुरक्षित ही रहेंगे। किसी भी प्रकार का पेरेंट्स घबराएं भी ना, क्योंकि जैसे हमारे अपने खुद के बच्चे हैं वैसे उनके भी बच्चे हमारे ही अपने हैं। तो इस बात को लेके पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें, कंसेंट दे भेजें और हम ये आश्वासन दे सकते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित हमारे स्कूल में रहेंगे। अच्छा भावना जी, ऑनलाइन स्टडीज वर्सेस इंस्टीट्यूशनल स्टडीज, अगर मैं इसका जिक्र आपसे करूं तो स्कूल आकर पढ़ाई करना बच्चों के लिए और एक ऑनलाइन क्लासेस होना, कितना अंतर होता है इन दोनों में? देखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं, जैसे स्कूल आके पढ़ना तो ये तो बहुत ही जरूरी है। एक बच्चे का जो उसका चाइल्डहुड होता है वो उसके लिए स्कूल आना बहुत जरूरी है। एक डिसिप्लिन लाइफ में आती है और एक फेस टू फेस टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है बच्चे का वो एक मायने रखता है। साथ में क्लासरूम में जो इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं, किसी को देख के मुस्कुराना, किसी को कोहनी मारना, ये अपने में एक बिल्कुल स्कूल क्या, ये अपने में ही एक बचपना मतलब बचपन की बातें होती हैं जो कि बहुत जरूरी है, जो कि घर में संभव हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन पढ़ाई जो है ये इसके भी अपने अलग महत्व है। इसमें भी टीचर जो है जब पढ़ाता है तो बच्चों एकाग्र होकर उनकी बातें सुनते हैं और पूरी तरह से उसको ध्यान देके सुनते भी हैं। तो इसलिए एक तरह से दोनों में ही फायदे हैं। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन स्टडीज को हम एक ऑप्शन के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन स्कूल आकर पढ़ना, स्कूल आकर पढ़ाना और ये तो बहुत ही जरूरी है। स्कूल आके पढ़ना ये और ऑनलाइन को हम ऑप्शन लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन और स्कूल आना बहुत अपने में ही जरूरी है। और इस वक्त हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं। 9 to 12 ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है। अच्छा, अब आपके स्कूल की मैं खास तौर से बात करूं तो कल से जिस तरीके से क्लासेस चली हैं तो किस तरीके के सिनेरियोज हैं, किस तरीके का पूरा प्रोटोकॉल रहता है, किस तरीके की गाइडलाइंस रहती हैं स्कूल के अंदर? हाँ, जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है तो जैसे गेट से एंटर करते हैं तो उसका टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, उनका हाथ सैनिटाइज करते हैं, फिर वो एक लाइन में बच्चे आते हैं। ऑड एंड इवन जैसे सरकार ने कहा है उसी तरह बच्चे आते भी हैं। और फिर क्लासरूम में भी अपनी डेडिकेटेड सीट्स पे बैठते हैं, टीचर्स जाते हैं और पढ़ाते हैं। पूरे अपने मास्क पहना। इनफैक्ट हम लोग ने हर क्लास में टीचर उनको ये भी बताती है कि कैसे आपको मास्क पहनना है। ये नहीं कि नाक के नीचे पहनना है, कायदे से मास्क पहने, किस तरह से आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने, आपको हाथ कैसे धोने हैं। हम लोग ने ये सारे साइनेजेस भी स्कूल में, पूरे स्कूल में लगा रखे हैं ताकि बच्चे बिल्कुल एक सुरक्षित माहौल और जागरूक भी रहे हर चीज के लिए, दूसरों को भी जागरूक करें। अच्छा भावना जी, बच्चों को जिस बात का आपने भी जिक्र किया, जी जी जी, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी अलग अलग हैं। जैसे एक बच्चा एक रास्ते से आता है तो दूसरे रास्ते से जाता है। अच्छा भावना जी, आखिर में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बच्चों को बताना समझाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब स्कूल में बच्चे आते हैं हम कह सकते हैं, लेकिन वो वही है कि बच्चे हैं वो आपस में बहुत बार गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, वायलेट करेंगे स्कूल के अंदर भी। तो एक मॉनिटरिंग रखना भी बहुत जरूरी है वहां पर, क्या वो पर्याप्त तौर पर है? हाँ बिल्कुल, जगह जगह पे मॉनिटरिंग है हमारी। टीचर्स जब जाते हैं और देखते हैं तो वो भी एक मॉनिटरिंग है। हम लोग ने अपने बच्चों को एक SOPs भी दे रखी है, पेरेंट्स के लिए भी दे रखा है, ताकि हमारे सारे लोग
जागरूक रहें। और जी। इनफैक्ट जब हम लोग एक चीज को बार बार कहते हैं तो वो समझ में भी आता है, वो प्रैक्टिस में भी आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल इटावा से हमारे साथ भावना जी जुड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि किस तरीके से स्कूल्स को सैनिटाइज रखना होता है। खासकर उन्होंने अपने स्कूल की तमाम जानकारियां दी कि किस तरीके से गाइडलाइंस को वहां पर फॉलो किया